हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से स्रोत होते हैं? ये एक तरीके से सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं कि मतलब आप लंबे समय तक आप समाज का एक सतत मतलब कंटिन्यू पोषण कर सकते हो। ये एक नवीनीकरण संसाधन माने जाते हैं, मतलब इसको एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक स्रोत की श्रेणी में ये आता है। अब जैसे कि ऐसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है या फिर भूतापीय ऊर्जा। ऐसी कई ऊर्जाएं हैं जो कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। टॉपिक डालेंगे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या मेंशन करना है? यह एक सतत पोषणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। यह एक सतत पोषणीय ऊर्जा स्रोत है। यह नवीनीकरण योग्य ऊर्जा है, मतलब ये किसको हम तैयार कर सकते हैं, एक बार उपयोग होने के बाद में दोबारा इसको हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य का जो किरणें होती है उन किरणों से हम बार बार ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः इसका उपयोग लिया जा सकता है। यहां लिख देता हूं मैं, एक बार उपयोग में लेने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया जाता या लाया जाता है, लाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। वैकल्पिक स्रोत इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर पेट्रोल ऊर्जा अगर उत्पन्न करता है तो सौर ऊर्जा भी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो हम पेट्रोल का उपयोग न करके आप सौर ऊर्जा पैदा कीजिए, तो एक वैकल्पिक स्रोत हम कह सकते हैं, ठीक है। इस ऊर्जा को वैकल्पिक मतलब एक और उपाय हो सकता है। वैकल्पिक का मतलब ये होता है इस ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं मैं। जैसे अब कौन कौन सी ऊर्जा बताई मैंने? सबसे पहले तो सौर ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले सौर ऊर्जा, और देखिए पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा, ठीक है। ये सारी ऊर्जाएं एक बार यूज में लेने के बाद दोबारा तैयार कर सकते हो। ज्वारीय व तरंग ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपके देखो सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, जैव ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय व तरंग ऊर्जा हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये ऊर्जाएं हैं जो कि आपके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। कोई पुराने नहीं है, ये नवीन है, नए हैं। अभी अभी जैसे कि वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है, ठीक है। तो परंपरागत तो हमारे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। परंपरागत जो हमें पुराने समय से मिली है, प्रकृति से मिली है, ये प्रकृति से नहीं मिली, मिलती तो प्रकृति से, लेकिन ये एक तरीके से परंपरागत न होकर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। एक तकनीकी के माध्यम से ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है जो मानव के द्वारा पैदा की है। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित है
तथा पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल है। मतलब हर जगह आपको ये ऊर्जा मिल जाएगी, समान रूप से वितरित है। कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होती है वो तो असमान रूप से वितरित होती है, जबकि यह ऊर्जा स्रोत समान रूप से वितरित है। ठीक है, समान रूप से हर जगह आपको ये मिलेगी और तथा पर्यावरण के अनुकूल है। मतलब पर्यावरण को किसी भी प्रकार से ये प्रदूषित नहीं करती है। यह ऊर्जा स्रोत अधिक टिकाऊ है। हम लिखेंगे इसको, यह ऊर्जा स्रोत अधिक टिकाऊ। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर ढंग से ये टिकाऊ हम कह सकते हैं। पारिस्थितिकीय अनुकूल है, पारिस्थितिकीय अनुकूल है, मतलब प्रकृति के अनुकूल है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। और सबसे गजब की चीज यह सस्ती ऊर्जा है और बार बार इसको हम पैदा कर सकते हैं, सरलता से इसे हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ऊर्जाओं में एक एक ऊर्जा को लेंगे। सबसे पहली ऊर्जा जो आपकी बुक के अंदर है वो है नाभिकीय ऊर्जा। हम बात करेंगे आज के वीडियो में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की। टॉपिक डाल लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि आपके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है। देखिए, यह ऊर्जा स्रोत तेजी गति से उभर रहा है, सब जानते हैं इस चीज को। लिखेंगे, यह ऊर्जा तेजी गति से उभर रहा है। अभी हम देखेंगे कि यह ऊर्जा किस काम में आती है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में दो प्रमुख खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, एक यूरेनियम और एक थोरियम। ठीक है, लिखेंगे, जिससे नाभिकीय ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या नाभिकीय ऊर्जा को दो खनिजों से प्राप्त किया जाता है। अब वो दो ऊर्जा स्रोत कौन से, दो खनिज कौन से जिनसे नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है? पहली यूरेनियम, ठीक है, और दूसरी जो है वो है थोरियम। थोरियम, ठीक है, ये दो खनिज है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा किन दो खनिजों से पैदा होती है, तो आप बताइए, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे यूरेनियम। अब देखिए, यूरेनियम जो खनिज है ये एक तरीके से कौन सी सेलों में मिलती है? ये मिलता है धारवाड़ सेलों के क्रमों में ये पाई जाती है। मतलब यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे अपन, यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कौन सी सेलों में मिलती है, धारवाड़ सेलों में मिलती है। देखिए, भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क जो है, आप जाइए सिंह भूमि, तांबा पट्टी, ठीक है, वहां पर और अनेक स्थानों पर आपको यूरेनियम मिल जाता है। लेकिन अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो यूरेनियम अयस्क मिलता है सिंह भूमि तांबा पट्टी में। ठीक है, डालेंगे, भौगोलिक रूप से यूरेनियम कौन सा? सिंह भूमि तांबा पट्टी से प्राप्त किया जाता है। ये तो बात हुई मुख्यतः, आगे बात समझ में। और इसके अलावा अनेक स्थान भी है, अनेक
स्थानों पर भी यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अब वो अन्य स्थान कौन से हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे अनेक स्थानों की, वो कौन कौन से स्थान है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूं राजस्थान की, ठीक है। देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यूरेनियम मिलता है, जैसे कि उदयपुर, अलवर, झुंझुनू। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर यूरेनियम निकलता है। लिखेंगे राजस्थान में यह खनिज कौन कौन सा बताया मैंने आपको, एक उदयपुर, अलवर, झुंझुनू। उदयपुर, अलवर व झुंझुनू जिले से, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। ये तो वही बात हुई राजस्थान की। और सुनिए, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले से, आगे बात समझ में, मध्य प्रदेश में कौन सा, दुर्ग जिला, वहां से यह खनिज प्राप्त किया जाता है। महाराष्ट्र में भंडारा जिला, महाराष्ट्र में भंडारा जिला, ठीक है, यहां से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले से, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से यह खनिज प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। राजस्थान के अंदर उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश के अंदर दुर्ग जिला, महाराष्ट्र के अंदर भंडारा, हिमाचल के अंदर कुल्लू जिले, यहां से आपका यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, यूरेनियम की, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोरियम की, ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक डालेंगे थोरियम का, सेकंड पॉइंट डालिए थोरियम। अब देखिए थोरियम से भी आप नाभिक की ऊर्जा पैदा करते हैं। अब देखिए थोरियम का मुख्य निक्षेप अगर स्रोत की बात करें तो केरल के तटीय क्षेत्र के जो पुलीन के बीच में जो बालू में मोनोजाइट और इल्मेनाइट, ठीक है, यहां से प्राप्त किया जाता है, बालू में से मोनोजाइट और इल्मेनाइट। आगे बात समझ में, अगर मुख्यतः थोरियम निक्षेप की बात करें तो कहां पर, केरल के तटीय क्षेत्र के पुलीन के बीच बालू में, ठीक है, और किस रूप से, मोनोजाइट और इल्मेनाइट, ठीक है, यहां से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन, थोरियम के मुख्य निक्षेप केरल के तटीय, जो कि समुद्री भाग है, ठीक है, तटीय क्षेत्र के पुलीन के बीच बालू, जो मिट्टी है, बालू क्षेत्र बोल सकते हैं, उस बालू में मोनोजाइट व इल्मेनाइट, ठीक है, मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त करते हैं, अब दो चीज आई अपने पास में, एक तो मोनोजाइट और एक इल्मेनाइट। अब देखिए इन दोनों की बात करें तो विश्व में सबसे समृद्ध जो मोनोजाइट है वो आपको केरल में पालाक्काड़ और एक कोलाम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा में महानदी के नदी डेल्टा जो क्षेत्र है वहां पे तो आपको मिलेगा मोनोजाइट। कौन सा मिलेगा, मोनोजाइट। और अगर मैं इल्मेनाइट की बात करूं तो भारत में सबसे समृद्ध इल्मेनाइट आपको दक्षिणी भारत में जाइए जहां पे तटीय बालू क्षेत्र है, पश्चिमी तट पर जाइए, उत्तर में नंदी कारिया से लेकर आपके कन्याकुमारी तक जाइए, पूर्वी तट पर के किनारा जो है जिसे हम तिरुनेवल्ली, ठीक है, जिला है, और लीपुरम, ठीक है, यहां पर आपको
इल्मेनाइट मिलेगा। ठीक है, इसको मेंशन कर देता हूं। ये जो इल्मेनाइट का टॉपिक है ये आपके बुक में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन क्या। सबसे पहले मैं मोनोजाइट की बात करता हूं। ठीक है, विश्व में समृद्ध मोनोजाइट, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं मोनोजाइट की। सबसे पहले मोनोजाइट के निक्षेप मिलेंगे कहां पर? केरल। और केरल के अंदर भी आपका एक क्षेत्र है, केरल के पालाक्काड़, ये आपका क्षेत्र मान लीजिए, जिला मान लीजिए, तथा एक क्षेत्र है कोलाम जिला। ठीक है, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आपके मोनोजाइट प्राप्त होते हैं। कहां पे? केरल में। एक है आंध्र प्रदेश की बात करें, और आंध्र प्रदेश के अंदर जो मोनोजाइट मिलता है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये तो आंध्र प्रदेश की बात हुई। और सुनिए, उड़ीसा में महानदी, ओडिशा में महानदी डेल्टा। ठीक है, जो महानदी है उसका जो डेल्टाई क्षेत्र है उस डेल्टा में पाए जाते हैं क्या? मोनोजाइट। और मोनोजाइट वाले क्षेत्र में ही आपको मोनोजाइट में या मोनोजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम खनिज, जिससे हम नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे जैसे मोनोजाइट पढ़ा वैसे इल्मेनाइट की बात कर लेते हैं कि इल्मेनाइट कहां मिलता है। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए इल्मेनाइट, बात करेंगे भारत की। भारत में समृद्ध इल्मेनाइट, ठीक है, इल्मेनाइट के जो खनिज निक्षेप है, निक्षेप कौन सा क्षेत्र? पहला, दक्षिणी भारत के तटीय बालू क्षेत्र, दक्षिणी भारत के तटीय बालू क्षेत्र, पहला भाग जहां पे इल्मेनाइट मिलता है। पश्चिमी तट पर उत्तर में नंदी कार्नी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिम तट पर कौन सा भाग? उत्तर में, उत्तर में नंदी आपका नंदी कारिया से लेकर कन्याकुमारी। ठीक है, नंदी कारिया से कन्याकुमारी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपकी किताब में नहीं मिलेगा आपको, यहां तक। इसके अलावा आपका जो इल्मेनाइट है वो मिलेगा आपको पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर का जो किनारा है उस किनारे का भाग है कौन सा? तिरुनेवल्ली, तिरुनेवल्ली। ठीक है, ये जो भाग है नेलवल्ली। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूर्वी तट पर जो किनारा है वहां पे तिरुनेवल्ली जिले में एक भाग है लीपुरम तक। ठीक है, जिले में लीपुरम तक। तो ये तो भाग हुए आपके थोरियम में इल्मेनाइट और मोनोजाइट के जो भाग है, मतलब थोरियम प्राप्ति इनसे होता है, इन खनिजों से। और इस तरीके से यूरेनियम और थोरियम से हम नाभिकीय ऊर्जा को पैदा करते हैं। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब नाभिकीय ऊर्जा से भी एक शब्द, एक पैराग्राफ और जोड़ते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी से हम जोड़ते हुए हम बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 के अंदर, 1948 में की गई थी। ठीक है, ये आपके नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। इस दिशा में 1954 के अंदर ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा स्थापना के बाद में इसके अंदर प्रगति हुई। ठीक है, मतलब इसी आयोग के बाद में एक बना ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, इसी दिशा में कौन सा?
ट्राम्बे, ठीक है, ट्राम्बे बोल लीजिए, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा आयोग संस्थान, ठीक है, की स्थापना के बाद प्रगति हुई। और ये प्रगति कब? 1954 की बात है ये, 1954 से। पहले 1948 में तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, फिर इसी क्रम के अंदर ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा आयोग संस्थान की स्थापना हुई, ठीक है, और ये हुई 1954 के अंदर। इसके बाद 1900 आगे की ओर बढ़े, 67 में ये जो ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान है, ये नाम बदला गया इसका, ठीक है, इस संस्था का नाम बदला गया 1967 के अंदर, और इसका नाम रखा गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, लिखेंगे अपन 1967 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम रखा गया, ठीक है। और धीरे धीरे इसमें प्रगति हुई। अब नाभिक ऊर्जा जो परियोजना है अभी मुख्यतः कहां पर चल रही है, मैं बता दूं आपको, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, जहां पर इस योजना को लंबे समय से इस पर कार्य चल रहा है, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और सुनिए, कोटा के पास में रावत भाटा, कोटा के पास रावत भाटा, और रावत भाटा कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर। ये कोटा राजस्थान जो है, ठीक है, रावत भाटा में। और इसके अलावा कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम, ये कलपक्कम जो है ये आपका कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। तो लिखेंगे अपन तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपके नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा ये है आपका उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा आपके केंगा, ये केंगा जो है ये है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और सुनिए काकरपाड़ा, काकरपाड़ा, ये काकरपाड़ा कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर, जहां पर आपके नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं चालू है प्रेजेंट टाइम पे, यहां से ऊर्जा पैदा की जाती है। तो इस तरीके से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है नाभिक ऊर्जा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया किस तरीके से नाभिकीय ऊर्जा कहां पर पैदा की जाती है और किन दो खनिजों यूरेनियम और थोरियम से पैदा की जाती है, जो कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में ये विद्यमान है और भारी मात्रा में इससे ऊर्जा पैदा की जाती है। तो ये आपका कंप्लीट होता है नाभिकीय ऊर्जा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।